एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे लीडरशिप के बारे में। लीडरशिप यूनिट 2 अल्टी ग्रेड होम साइंस के पेपर का लास्ट टॉपिक है, जिसमें आपके डिफरेंट चीज़ों को पूछा गया है, जैसे कि लीडरशिप क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट, इसकी डेफिनेशन, टाइप्स क्या क्या हैं, फंक्शंस कैसे हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं, साथ में इसके डायनेमिक्स के बारे में भी इसमें पूछा गया है। तो इन सारी ही चीज़ों को हम कवर अप करेंगे और प्रिंसिपल्स जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम लोग देख लेते हैं इसकी पार्ट 1 वीडियो में इसके कॉन्सेप्ट, डेफिनेशंस और इसके टाइप्स के बारे में, फंक्शंस के बारे में और डायनेमिक्स के बारे में। तो क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अपडेटेड न्यू आपके जो नोट्स हैं वो सभी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि लीडरशिप क्या है। देखिए, लीडरशिप को अगर हम हिंदी में कन्वर्ट करके देखें तो ये नेतृत्व टर्म निकल के आता है। नेतृत्व जो कि इंग्लिश की लीडरशिप टर्म से लिया गया है और इसका अर्थ होता है आगे चलना, यानी कि टू मूव फॉरवर्ड, आगे चलना। लीडर जो होता है, अगर आप जैसे देखिए कोई भी टीम है, जैसे कि एज ए एक्सटेंशन वर्कर आप वर्क कर रहे हैं, तो यू मस्ट हैव अ लीडर जो आपको बताएगा कि प्रोग्राम है, हमें इसे ऐसे अप्लाई करना है, इन लोगों की हम हेल्प लेंगे, ये रिसोर्सेज रहेंगे, ये मिनिस्ट्री हमें हेल्प करेगी, यहाँ से फंड्स मिलेंगे। द पर्सन हु इज होल्डिंग ऑल द वर्क, हु इज हेल्पिंग यू सब चीज़ों के लिए, वो आपका लीडर होता है, जो डिसीजन मेकिंग करता है, जो कामों को बांटता है कि आप ये काम करोगे, वो काम करोगे। तो द पर्सन हु इज जस्ट आपके आगे जो चल रहा है, जो आगे आगे काम कर रहा है, वो आपका लीडर होता है। ठीक है, ये हमारा एक्सटेंशन के कॉन्टेक्स्ट में आपको चीजें मिल जाएंगी। अब लेकिन लीडरशिप पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप सर्च करेंगे, आप देखेंगे बुक्स में, तो कई अलग अलग चीजों से कनेक्ट करके लीडरशिप को देखा जाता है। लेकिन क्योंकि हमारे एक्सटेंशन एजुकेशन के चैप्टर्स में है, तो वहां उसके बेसिस पर हम इसको आज पढ़ लेते हैं। जो अगर हम बात करें कि लीडरशिप के बारे में, तो इस प्रकार से वो व्यक्ति जो कार्य को पूरा करने के लिए और दूसरों के मार्गदर्शन के लिए आगे चलता है, वही नेता जो होता है वो लीडर कहलाता है। नेतृत्व यानी कि लीडरशिप से एक प्रकार की फॉलो अप का बोध होता है, यानी कि एक अनुकरणीयता का बोध होता है। जैसे कि एक जो लीडर जो करता है उसी को बाकी लोग फॉलो अप करने लगते हैं। जैसे कि गांधी जी ने जिस तरीके से अपने सत्य अहिंसा का जो मार्ग चुना था, उसके बेसिस पर उन्होंने देश को आजाद कराने के लिए काम किया, तो उनको फॉलो करते हुए उनके कुछ फॉलोअर्स हुए और उनकी मार्ग पर चले और उसको उन्होंने कंटिन्यू रखा। जितने अधिक आपके फॉलोअर्स होंगे, अनुगामी होंगे, उतना ही अधिक प्रभावशाली नेतृत्व माना जाएगा। जैसे कि आप आजकल सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे भी देखें, तो जितने ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं उतना ज्यादा अच्छा आपको एक बेटर लीडर माना जाता है। वहां पे तो आप एक एज ए इन्फ्लुएंसर वर्क करते हैं। एक तरीके से आपकी टीम में भी जितने ज्यादा लोग होते हैं, उतना अच्छा आपको लीडर माना जाता है। तो लीडर बेसिकली वो पर्सन है जो कि किसी भी कार्य को क्रियान्वित करने के लिए आपको मदद करता है, जो कि आपको सही और गलत की चीजों का मार्गदर्शन करे, जो आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करे, जो आपको डिफरेंट चीजों के बारे में नॉलेज करवाए, वो आपका लीडर है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको पहले खुद फेस करे, वो आपका लीडर होता है। अगर हम डेफिनेशंस के बारे में बात करते हैं, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, व्हाट इज लीडरशिप एंड हु इज लीडर। तो इसकी परिभाषाएं क्या है? मैरी पार्कर फॉलेट ने कहा है, विभाग या संगठन का अध्यक्ष नेता नहीं होता, बल्कि नेता वे होता है जो अपने समूह को शक्ति प्रदान कर सकता है, जनता है कैसे प्रोत्साहित करता है ये देखता है, और कैसे सभी को दे सकते हैं को प्राप्त किया जाए, ये सब उन चीजों के बारे में देखता है। मतलब उनको प्रोत्साहन कैसे देना है, उनको किस तरीके से जनता को मार्गदर्शन करना है, कैसे उनको शक्ति प्रदान करनी है अपने समूह को, ये सभी काम एक नेता के होते हैं। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नेतृत्व द्वारा कार्य करने की इच्छा को प्रेरित किया जाता है तथा कुशल नेतृत्व द्वारा उपलब्धि की शिथिल आकांक्षाओं को सफल कार्य संपादन की तीव्र इच्छा में परिवर्तन किया जाता है। मतलब नेतृत्व में, लीडरशिप में बेसिकली आप जो लोग सुस्त है काम करने में, या फिर जो लोग करना नहीं चाहते हैं, उनको किस तरीके से मोटिवेट करना है, किस तरीके से उनको जगाना है उनके दायित्व के लिए, ये काम भी आपका लीडरशिप के अंतर्गत होता है। अब लीडरशिप की अगर हम टाइप्स के बारे में बात करें, तो फॉलेट महोदय ने इसको 3 प्रकार का बताया: व्यक्ति जनित नेतृत्व, पद जनित और कार्य जनित। देखिए, व्यक्ति जनित मतलब व्यक्ति जब अपनी विशेषताओं के कारण नेता बनता है, जैसे कि अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती है किसी की, सही निर्णय
लेने की क्षमता होती है किसी की, किसी बात को सही और गलत साबित करने की क्षमता होती है, या फिर अगर कुछ गलत हो रहा है उसको गलत होते हुए नहीं देख सकना और इमीडिएटली एक एक्शन ले लेना, तो वो आपके एक लीडर की क्वालिटी है और ये व्यक्ति जनित नेतृत्व कहलाता है। पद जनित नेतृत्व कौन सा होता है? जब औपचारिक पद दिया जाता है तो पद के कार्यों को पूरा करने के लिए जब लीडरशिप फॉलो की जाती है तो वो पद जनित होता है। जैसे कि आपकी क्लास में किसी बच्चे को आपने मॉनिटर बना दिया तो वो पद जनित हो जाएगा, तब वो अपनी अपने दायित्वों को, अपने रोल्स को कंप्लीट करने के लिए वहां पर एज अ लीडर वर्क करेगा। या फिर किसी एक अगर आप पॉलिटिक्स में ही देखें तो जब किसी एक पर्सन को कोई पद दे दिया जाता है तो वो उसको ध्यान में रखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए काम करता है, तो वो पद जनित नेतृत्व हो जाता है। फिर है कार्यजनित मतलब व्यक्ति नेता होता है, विशिष्ट व तकनीकी ज्ञान रखता है। जब जैसे उसको जो काम दे दिया जाए और उसको वो वही फॉलो अप करता है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज अपने उनको उस चीज की जिम्मेदारी दी हुई है तो वो उन चीजों पर फॉलो करता है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, उनको वो जिम्मेदारी दे रखी है तो वो उसका करता है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, इस तरीके से हर एक स्वास्थ्य की है, तो सभी लोग अपने अपने कामों को पूरा करते हैं जिससे कि उनको जिम्मेदारी जैसा कार्य उनको दे रखा है, तो उसी तरीके की लीडरशिप होती है, उसी तरीके के काम किए जाते हैं। आई थिंक इतना आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। वाईसी चेन्स ने 1994 में शिक्षण संस्थाओं के 5 आयाम बताए हैं। देखिए, क्योंकि हमारे एलटी ग्रेड हो, टीजीटी, पीजीटी हो, बेसिकली हमें इन्हें अप्लाई कहाँ करना है? अपने स्कूल्स में जाके करना है। तो शिक्षण संस्थाओं में भी किस तरीके से आपका लीडरशिप वर्क करता है। देखिए, एक तो मानवकृत होता है, यानी कि अंतर संबंधों तथा सहभागिता बढ़ाने के लिए जो लीडरशिप की जाती है वो आपकी मानव जनित होती है। ये दायित्वों की भावना को बढ़ाने के लिए और कर्मचारी सहयोग को बढ़ाने के लिए होती है। संरचनात्मक नेतृत्व क्या है? इसमें संस्था के लक्ष्यों तथा नीतियों का स्पष्टीकरण किया जाता है और दायित्वों को सौंप दिया जाता है। योजनाओं का संगठन समान्वित व क्रियान्वित करना होता है, यानी कि एक जो पर्सन होता है, जो लीडर होता है, उसका काम होता है कि जो भी आपकी संस्था के लक्ष्य हैं उनको पूरा करने के लिए जो भी योजनाएं बनाई जाए, दायित्वों को सौंपा जाए, उन सभी को क्रियान्वित किया जाए, उन सभी चीजों का ये विशेष ध्यान रखते हैं। फिर है राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारियों के बीच में सहयोग बढ़ाने के लिए और द्वंद्व को समाप्त करने के लिए राजनीतिक नेतृत्व की आवश्यकता होती है। सांस्कृतिक नेतृत्व यानी कि संस्था विशेष के कुछ मूल्यों को विकसित करने के लिए, जैसे कि कोई पर्टिकुलर स्कूल किसी एक पर्टिकुलर आपके रिलीजन को मानता है या उसको स्प्रेड करना चाहता है सोसाइटी में, तो सांस्कृतिक नेतृत्व वहां पर काम आता है। शैक्षणिक नेतृत्व, इसमें नेतृत्व शिक्षण अधिगम तथा पाठ्यक्रम से संबंधित समस्याओं का पता लगाने और उनको निदान करने के लिए होता है। मतलब जो भी आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कमियां रह रही हैं, वहां पर जिन भी चीजों के लिए वर्क की जरूरत है उस चीजों के लिए ये हेल्प करता है। अलग कई प्रकार के आपके हो सकते हैं लीडरशिप, जैसे कि सत्ताशील यानी कि अथॉरिटेटिव, जैसे कि सभी निर्णय जो है वो लीडर लेता है। इस प्रकार की लीडरशिप में वो अपने जो फॉलोअर्स होते हैं या जो वर्कर्स होते हैं, को वर्कर्स होते हैं, वो उसका पालन करते हैं और किसी को भी सलाह लीडर लेना पसंद नहीं करता है अथॉरिटेटिव में। उसके बाद है डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतंत्री। इसमें लीडर अपनी जो फॉलोअर्स होते हैं, जो अधीनस्थ होते हैं, उनके साथ में एक गुड ह्यूमन बिहेवियर डेवलप करता है, सभी स्टेजेस पर उनकी सहभागिता भी लेता है और बहुमत का आदर भी करता है। उसके बाद है आपका कार्य केंद्रित यानी कि टास्क सेंटर्ड जो आपकी लीडरशिप होती है। इसमें व्यक्ति जो है वो व्यक्ति अपने कार्य अनुसार स्वयं को ढाल लेता है। व्यक्ति काम की सिर्फ और सिर्फ काम में लगा रहता है, मतलब उत्पादन के उपकरण की मात्र जैसे बन के रह जाता है कि मेरा ये काम है और वो उसको करता है और बस उसी में ध्यान रहता है और किसी चीजों पर ध्यान नहीं देता कि उसके कलीग्स क्या सोचते हैं, वो क्या करते हैं, कोई बीमार तो नहीं है, किसी का कोई फंक्शन तो नहीं, इन चीजों पर वो फोकस नहीं करता, सिर्फ अपना वर्क ओरिएंटेड रहता है। कामगार केंद्रित यानी कि एम्प्लॉय सेंटर्ड, जिसमें सुपरवाइजर अपने कामगारों को कोई कार्य सौंपते हैं तथा उनके लिए आवश्यक अधिकार भी उनको देते हैं। जैसे कि एज अ लीडर मैंने कोई काम दिया और मैं अपने टीम वर्कर्स को कह रही हूँ कि आपको करना है, और उसका जो अधिकार, उनको ये अधिकार भी देती हूँ कि अगर आपको उस काम को करने के लिए कोई हुक और बाय क्रुक कुछ भी करना पड़े, आपको करना है, तो मैं उनको ये अधिकार दे दूंगी। तो ये कामगार केंद्रित होते हैं। फिर होता है परोपकारी, जो वो सुपरवाइजर बड़े भाई के जैसे व्यवहार करता है और दोस्ताना और मधुर व्यवहार अपने का माहौल अपनी जो टीम के साथ में रखता है। जैसे कि अगर कोई बीमार है
तो उसको वहां पर छुट्टी भी देंगे और उसका काम किसी और को करने के लिए देंगे और दूसरा व्यक्ति उस काम को हंसी खुशी करेगा, तो वो परोपकारी लीडरशिप होती है। फिर है हस्तक्षेप रहित या फिर स्वतंत्र बागडोर युक्त नेतृत्व। इसमें प्रबंधक अपने कामगारों को सभी प्रकार के अधिकार सौंपता है, कार्य पूरा करना, कब कैसे, कारीगरों की जिम्मेदारी, सारा काम अपने जूनियर्स पर या अपने टीम वर्कर्स पर वो देते हैं और सिर्फ उसका फॉलो अप जो होता है वो लीडर कर रहा होता है। अब बात आती है फंक्शंस के बारे में, तो इसके फंक्शंस क्या क्या हैं लीडरशिप के। तो संस्थागत अभियान या भूमिका को परिभाषित करना, जो भी अभियान है या भूमिका है उसको परिभाषित करने का काम लीडर करता है, लीडरशिप में किया जाता है। संगठनिक लक्ष्य तय करना और नीतियों का निर्धारण करना, जो भी उनके लक्ष्य है संगठन के उनको बनाना इनका काम है। उद्देश्य का संस्थागत समावेश करना, अर्थात नीति के अर्थ को संगठन के निम्नतम स्तरों तक रिस्क कर जाने के लिए उनको मदद करता है। नंबर 3 है संस्थागत अखंडता की रक्षा, अर्थात संगठन के मूल अर्थों और अलग पहचान को कायम रखने का भी काम इसमें किया जाता है। प्रतियोगी हितों के बीच में संतुलन कायम रखने का काम भी फंक्शंस में किया जाता है। चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार कई सारे फंक्शंस हैं, जैसे कि उद्देश्यों का निर्धारण करना, साधनों का कुशल प्रयोग करना, कार्यवाही के साधनों का नियंत्रण करना, समन्वित कार्यवाही को की प्रेरणा भी इसका एक फंक्शन है। प्रिंसिपल्स के बारे में अगर हम बात करें, प्रिंसिपल्स हैं टू नो जॉब, यानी कि अपने उद्देश्य जिम्मेदारी को पहचानने का जो काम है वो प्रिंसिपल्स में किया जाता है। नो योर सेल्फ, यानी कि स्वयं को पहचाने, आपकी क्या कमियां हैं और क्या ताकतें हैं, जो भी कमियां हैं उनको हटाना और जो ताकतें हैं उनको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने का काम, जिससे कि जो भी प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व आसानी से किया जा सके। इस प्रिंसिपल पर आपका लीडरशिप वर्क करता है। आप तभी एक अच्छे लीडर हो सकते हैं जब आपको अपने बारे में पता होगा, जब आपको पता होगा कि आपका उद्देश्य क्या है। आप एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर या पर्टिकुलर स्कीम पर या पर्टिकुलर क्षेत्र में किसी चीज के लिए अगर वर्क करने जा रहे हैं तो वहां क्यों जा रहे हैं, इसके लिए भी आपको इसके बारे में जानने की आवश्यकता होती है। टू नो योर टारगेट पीपल, जिस भी समुदाय की सहायता करनी है उन लोगों की क्या आवश्यकता है, इस बिंदु पर भी ध्यान दिया जाता है। टू कीप योर टीम इन्फॉर्म्ड, यानी कि आपकी टीम को पता हो कि अब हम कितनी तारीख को कब कहाँ कैसे जाएंगे, कहाँ से रिसोर्सेज मिलेंगी, सारी चीजों की जब नॉलेज होती है तो वो आपका एक प्रिंसिपल होता है, जिससे आपका जो भी आपका टारगेटेड वर्क है वो अच्छी तरीके से कंप्लीट होता है और आप अपने टारगेट को अचीव करते हैं। सेट द एग्जाम्पल, यानी कि आप खुद भी वो काम करें जो आप अपनी टीम से करवाना चाहते हैं। इस ऐसे में क्या होता है कि आप एक उदाहरण बन के जाएं कि आपको किसी फील्ड में जाना है, किसी प्रोग्राम में आपको इन्वॉल्व होना है, तो आपने 8 बजे का टाइम दिया है तो आप भी शार्प 8 और उससे पहले ही जाने की कोशिश करें, जिससे कि आप एक उदाहरण बने। आप यू मस्ट फर्स्ट सेट एन एग्जाम्पल सो दैट बाकी लोग भी उसको फॉलो करें। अगर आप ही 1 बजे जा रहे हैं और 8 बजे का टाइम था तो वहां पर बाकी जो आपके कोवर्कर्स हैं वो हेल्प नहीं करेंगे, अच्छी तरीके से इनिशिएटिव्स नहीं लेंगे। फिर है जो आपका लीडरशिप है वो इनोवेशन के प्रिंसिपल पर भी वर्क करती है, क्योंकि जब आप कुछ नई नई तकनीकों का, नई नई विचारधाराओं और नई नई कार्यों का जब प्रयोग करते हैं किसी चीज के लिए तो वो ज्यादा इफेक्टिव होती है। लॉयल, यानी कि नेता को लॉयल होना चाहिए, अपने काम के लिए ईमानदारी होनी चाहिए, अपने सहकर्मियों के साथ में ईमानदारी होनी चाहिए, जनता के लिए होनी चाहिए और स्वयं के लिए भी ईमानदारी होनी चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ क्या वो इनकी बेनिफिट के लिए है या नहीं। कहीं ऐसा नहीं हो सिर्फ प्रोग्राम रन करना है, सिर्फ इसीलिए हम काम कर रहे हैं, या फिर हम काम कर रहे हैं क्योंकि इन लोगों को आवश्यकता है, इनकी इस आवश्यकता की पूर्ति हमें करनी है। जैसे कि अगर मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ तो मेरा जो उद्देश्य है, जो मेरा जो प्रिंसिपल है कि देर शुड बी लेटेस्ट, उसमें लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बुक्स की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ये मेरा प्रिंसिपल ऑफ वर्क है जब मैं वर्क कर रही हूँ। तो इसी तरीके से लॉयलिटी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। फिर है हम्बलनेस, कि दयालुता का भाव भी होना चाहिए कोई भी काम को सरल और सहज बनाने के लिए, क्योंकि जब हम्बल होता है पर्सन तो वो सामने वाले की प्रॉब्लम को ज्यादा अच्छी तरीके से समझता है और उसी तरीके से प्रोग्राम प्लानिंग की जाती है। फिर उसके बाद है सपोर्टिव, यानी कि जो नेता होता है उसे अपने सहकर्मियों के साथ में सपोर्टिव रहना चाहिए, जनता के साथ में सहयोग की भावना से काम करना चाहिए। देखिए एक वर्ड लाइन है जो मुझे बहुत अच्छी लगी, नेतृत्व जो है वो कोई पद नहीं होता है, इट इज नॉट एनी पोस्ट, बल्कि ये एक व्यवहार है, इट इज अ बिहेवियर।
व्यक्ति के अंदर से होता है या फिर व्यक्ति दूसरों को देखकर जो समझता सीखता है वो आपका नेतृत्व कहलाता है। ये किसी भी पोस्ट से रिलेटेड नहीं है कि आप प्रधानमंत्री बन जाएं और आप एक लीडर हो जाएंगे, नहीं। उसके लिए आपको अपने व्यवहार में, अपने कर्मों में, अपने कर्तव्यों में परिवर्तन लाना होता है। अब आती है बात डायनेमिक्स ऑफ लीडरशिप के बारे में। तो इसमें आपके बहुत सारे डायनेमिक्स है लीडरशिप के लिए। एक तो आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस पता होने चाहिए आप जो भी काम करने जा रहे हैं उसके लिए, आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी होनी चाहिए। और क्या क्या डायनेमिक्स हो सकते हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं उनको पिन करूंगी। ये बहुत ही डायनेमिक्स वाला जो टॉपिक है वो आप बहुत आसानी से अपने आप भी सोचकर बता सकते हैं कि क्या क्या एक लीडरशिप के डायनेमिक्स यानी कि आयाम हो सकते हैं। देखिए, आपको परोपकारी होना है, आपको लॉयल रहना है, आपको हम्बल रहना है, ये सारी चीजें भी डायनामिक्स के अंतर्गत ही आती हैं। अब देखिए, अब हमारी बात एक लास्ट पॉइंट रह जाता है, वो है हमारे प्रिंसिपल्स के बारे में। तो प्रिंसिपल्स को हम बेसिकली दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो यूनिट 3 पढ़ेंगे। इस टॉपिक के साथ में हमारा यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आपको प्रिंसिपल्स भी बता देती हूँ। तो प्रिंसिपल्स बेसिकली आपके दो टाइप के होते हैं, एक तो ट्रेडिशनल होते हैं और एक मॉडर्न, यानी कि एक तो पारंपरिक हैं आपके और दूसरा आपके आधुनिक वाले होते हैं। दो तरीके के आपके सिद्धांत होते हैं। सिद्धांत जो आपके पारंपरिक हैं वो आपके होते हैं, एक तो ग्रेट मैन वाला और दूसरा आपका ट्रेड वाला। जो ट्रेड वाला होता है, ये दो आपके ट्रेडिशनल टाइप के सिद्धांत होते हैं। दूसरा है आपका जो आपके मॉडर्न टाइप के जो प्रिंसिपल होता है उसमें आपके आते हैं बिहेवियर और आपके सिचुएशनल। बिहेवियर जो आपके सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ आपकी लीडरशिप हैं वो क्या होते हैं और सिचुएशनल क्या होते हैं, उनको मैं आगे आपको बताती हूँ। देखिए, ट्रेडिशनल जो आपके ट्रेड्स वाले जो होते हैं, ट्रेड्स वाले में बेसिकली ये माना जाता है कि जो जनता है, जो आपकी जो आपका नेता है वो जनजात एक नेता होता है और वो अपने आनुवंशिक गुणों का परिणाम होता है। यानी कि जो आपकी ट्रेड्स हैं, इसमें जो ट्रेड्स हैं इनको फॉलो किया जाता है। व्यक्ति को जो आता है, जो भी उसके अंदर की क्वालिटीज हैं उसको बाय बर्थ मिली हुई है, लेकिन कुछ गुणों को वो सीख सकता है और कुछ चीज उनको सीखता है। जैसे कि आपकी टेक्निकल नॉलेज है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आपकी किसी टॉपिक के लिए नॉलेज है, ये सारी आप सीखते हैं। लेकिन उनको कैसे कन्वे करना है, लोगों को कैसे कनेक्ट करना है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपके बात करने का तरीका क्या है, ये आपका आनुवांशिक है। तो ये जो ट्रेड थ्योरी होती है वो इसी पर बेस होती है, जिसमें कि आप कुछ आपके जो ट्रेड्स होते हैं वो आपके बाय बर्थ होते हैं और कुछ आप एक्वायर करते हैं, अपने एनवायरनमेंट से एक्वायर करते हैं। तो ये आपकी होगी ट्रेड थ्योरी, जो कि आपके ट्रेडिशनल फॉर्म में आती है। तो उसके बाद आती है आपकी ग्रेट मैन थ्योरी, जिसे या फिर हम जिसे हम जो आपकी ग्रेट मैन थ्योरी है इसे हम चैरमैटिक भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति है उसमें सिर्फ ये माना जाता है कि किसी भी नेतृत्व को, किसी भी लीडरशिप को आप बाहर से नहीं सीख सकते, बल्कि बाय बर्थ ही आपके अंदर ये आती है। ग्रेट मैन क्या कहते हैं, ग्रेट मैन की थ्योरी कहती है कि आपकी जो भी आपके ट्रेड्स हैं उनको आप सीख नहीं सकते, बल्कि ये बाय बर्थ होते हैं। एक नेता जन्म से होता है, वो जो पैदा होता है तो उसके अंदर वो गुण अपने आप स्वतः ही होते हैं। ये तो आपकी पारंपरिक है। लेकिन आपकी जो मॉडर्न थियोरीज हैं, मॉडर्न जो आपके सिद्धांत हैं वो क्या कहते हैं, मॉडर्न के बारे में देख लेते हैं। तो मॉडर्न में आपका आता है बिहेवियर थ्योरी, जो कि आपकी लीडर्स आर मेड, यानी कि इसका कहना है कि जो लीडर्स होते हैं, जो नेता होते हैं, वे नेता सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार बनते हैं, अपने आदर्श व्यवहार करते हैं किसी परिस्थिति में तो वो नेता बन जाते हैं। जैसे कि आपने देखा कि रोड पर कोई भी बदसलूकी हो रही है या फिर कुछ गलत काम हो रहा है, तो आप इमीडिएटली एक एक्शन ले लेते हैं और उस पर्सन को बचा लेते हैं। तो वो आपका क्या है, वो बिहेवियरल थियरी है कि बिहेवियर में आपके में है और आपने वो व्यवहार किसी परिस्थिति में शो कर दिया, तो वो आपकी बिहेवियरल थ्योरी में आपका आ जाएगा। और अगर इसी में आपकी मॉडर्न थ्योरी में दूसरा है सिचुएशनल, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में जो आप बिहेवियर शो करते हैं वो आपकी सिचुएशनल होती है। व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार अचानक नेता बन जाता है और नेतृत्व करने लगता है, तो वो आपकी सिचुएशनल हो जाती है। तो इस तरीके से सिद्धांत आपके दो प्रकार के होते हैं। बाकी आपका संतुलन का सिद्धांत बहुत जरूरी है जब आप एक लीडर बन रहे हैं तो, क्योंकि इसमें आपको
आपके अंदर आशावाद और निराशावाद, क्योंकि दोनों चीजें होती हैं आप एक व्यक्ति के अंदर, उन दोनों को कैसे बैलेंस करना है ये आपको आना चाहिए। संयोग का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ चांस, यानी कि नेतृत्व के विकास के लिए 3 कारकों की बहुत जरूरी होता है कि नेता में योग्यता होनी चाहिए, समस्या उत्पन्न होनी चाहिए उस समय पर, और उस समस्या को सामना करने का मौका भी उस व्यक्ति को मिलना चाहिए। तो ये सब संयोग जब बनते हैं तब व्यक्ति के अंदर से एक सिद्धांत विकसित होता है, संयोग का सिद्धांत, और व्यक्ति एक एज अ लीडर सामने निकल कर आता है। अयोग्यता में योग्यता का सिद्धांत यानी कि जैसे कि आप किसी चीज में अयोग्य हैं, कि आपकी पर्सनैलिटी उतनी अच्छी नहीं है, बट यू हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, बट यू कैन डील विद एनी सिचुएशन, तो वो आपका अयोग्यता में योग्यता का सिद्धांत होता है। फिर है विलक्षणता का सिद्धांत यानी कि थियोरी ऑफ सिंगुलैरिटी, यानी कि आप जो जैसे कि किसी 10 की भीड़ में कोई एक व्यक्ति ही होता है जो कि एक लीडर हो सकता है, जो कि एक किसी समस्या को चुनकर उसकी समाधान को कर सकता है, तो विलक्षणता का सिद्धांत ये कहलाता है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी आपका होता है लीडरशिप के लिए, जिसके अनुसार व्यक्ति जितनी अधिक अंतर्दृष्टि होती है, जितना ज्यादा वो किसी भी समस्या के बहुत सारे पहलुओं को भांप सकता है जितनी जल्दी, उतना अच्छा वो लीडर होता है, उतनी जल्दी वो डिसीजन मेकिंग करता है। इसी तरीके से समूह प्रक्रिया का सिद्धांत, तो ये नेता समूह के आवश्यकता के अनुसार उद्देश्य बनाकर उन पर कार्य करता है। तो इस तरीके के प्रिंसिपल्स हैं। अगर आप इनको पढ़ना चाहते हैं, नोट्स लेना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम पर कांटेक्ट कीजिए। और यहाँ पर हम लोग हमारी ये यूनिट 2 जो है एक्सटेंशन एजुकेशन की, वो खत्म होती है। नेक्स्ट हमारी स्टार्ट हो जाएगी यूनिट 3। इस यूनिट 3 में हम लोग बात करेंगे कम्युनिकेशन के बारे में, और कम्युनिकेशन के जो टॉपिक्स हैं उन सभी को कवर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।